नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करा और उस ऑफेंस की वजह से उसको 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली। तो क्या कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर उसकी 3 साल की सजा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है या नहीं? और अगर बढ़ाया जाए तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा या नहीं होगा? दोस्तों, in this video we are going to study about post de facto law. Welcome to Shriram's IAS UPSC Prep. Welcome to this series of Polity through Mind Maps. Let's dive deep in our topic. And before we begin, I would like to tell you about the one-to-one mentorship. This is a free mentorship program by Shriram's IAS. If you have any doubt regarding your preparation, you can come and meet our expert mentors. Form दिया गया है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से आकर मिलिए। सो पोस्ट फैक्टो और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है दोस्तों? रिट्रोस्पेक्टिवली अगर क्रिमिनल लॉ में कोई भी चेंज करेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसकी डेफिनेशन को देखिए आप। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड अंडर अ लॉ दैट वाज नॉट इन फोर्स when the act was committed। अब इसको सरल शब्दों में समझाने के लिए लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन। मान लीजिए 1954 का साल है। 1954 में किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया जिस ऑफेंस की सजा 3 साल है और उसको 3 साल की सजा हो गई। सो फ्रॉम 1954 टू 1955, 56, 57 till 1957 the person will remain in जेल, isn't it? अब 1956 में 1956 में जब 2 ही साल हुए थे, पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है और जो सेम ऑफेंस किया गया था उसकी सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है जो व्यक्ति जिसको जेल में डाला गया 1954 में, जो 3 साल की सजा को ऑलरेडी भुगत रहा है, क्या उसकी सजा भी बढ़ा दी जाएगी? 3 साल से 5 साल कर दी जाएगी? क्या ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होगा? तो दोस्तों, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। रिट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट में जाकर अगर किसी क्रिमिनल लॉ में चेंज होता है, सो दैट इज व्हाट इज पोस्ट डी फैक्टो लॉ। तो जो ऑफेंस इस व्यक्ति ने यहां पे कमिट किया था और उसकी 3 साल की सजा दी गई थी, और अगर उसमें कोई चेंजेस लाया भी जाए तो वो चेंजेस 1956 से लागू होंगे, बैक डेट में लागू नहीं होंगे। आप देखिए, इट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड अंडर द लॉ दैट वाज नॉट इन फोर्स व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड। हियर द एक्ट वाज कमिटेड इन 1954 और 1954 में ही उस व्यक्ति को सजा मिलती है 3 साल की, और जो चेंज होता है वो 1956 में होता है। तो अगर इस सेम ऑफेंस की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की जा रही है तो वो 1956 और उसके आगे से लागू होगी, पीछे की डेट से लागू नहीं होगी। मतलब उस ऑफेंस के लिए जिनको 3 साल की सजाएं मिल चुकी हैं उनकी सजा को बढ़ाकर 5 साल नहीं किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 1956 में लॉ पास होता है और उस सजा को 5 साल नहीं बल्कि घटाकर 2 साल कर दिया जाता है, तो क्या होगा दोस्तों? 1954 में जो ऑफेंस कमिट किया गया था और जिस वजह से इस व्यक्ति को जेल में डाला गया था, अब तो वो 2 साल कंप्लीट कर चुका है। क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? हां, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आप किसी की सजा को बढ़ा नहीं सकते बट घटा सकते हैं। और एक और क्लॉज है जो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए इस व्यक्ति ने कुछ भी एक्शन किया विच इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, जिसको क्राइम बोला ही नहीं जाता है, बट 1956 में अगर उसको आप क्राइम बोलने लगे तो क्या पीछे की डेट में जाके द सेम एक्शन विच वॉज कमिटेड बाय सो मेनी पीपल, शुड ऑल ऑफ देम बी सेंट टू जेल? क्या उन सबको जेल भेज दिया जाए? नहीं दोस्तों। तो जब भी आपकी लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रही है, वायलेट हो रही है, भले ही सजा बढ़ने से हो रही है, भले ही उस एक्शन को सजा के दायरे में लाने से हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। बट जहां पर आपको लिबर्टी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, आपकी सजा कम हो रही है, किसी एक्ट को ऑफेंस गिना जाता था बट उसको अब नहीं गिना जाता है और आपको इस वजह से फ्री कर दिया जाएगा, ऑल दोज थिंग्स आर अलाउड। सो दैट इज व्हाट इज एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ। सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पिछली डेट में जाके रिट्रोस्पेक्टिवली अगर आपके पनिशमेंट को बढ़ाया जाए या फिर कोई भी एक्टिविटी को पनिशमेंट के दायरे में दिया जाए, इन सब से प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है दोस्तों। इस तरह की हरकतें ब्रिटिशर्स किया करते थे। ब्रिटिशर्स के ज़माने में कोई भी ऐसे नेता होते थे जिनका वर्चस्व उनको बढ़ता हुआ दिखता था, तो वो क्या करते थे, तरकीबें निकालते थे, हाउ टू स्टॉप दिस पर्सन फ्रॉम doing any kind of activity against the British Empire. And they used to do all these things. Let's say किसी एक नेता ने कोई एक रैली निकाली, बट उस रैली निकालने पे कोई भी सजा नहीं थी, तो बैक डेट में जाके ब्रिटिशर्स यूज्ड टू चेंज द पनिशमेंट। और एक बार ये पनिशमेंट चेंज हो गया तो क्या होगा, उस नेता को जो सजा नहीं है उस पर सजा डालकर and the person was taken into the custody just to stop him from doing all the nationalist activity. Now in order to stop such kind of discrimination, in order to stop such kind of exploitation by the state, this particular article has been inserted in the constitution, this particular clause has been inserted in the constitution, और ये criminal activities पर लागू होता है दोस्तों। ये सिविल एक्टिविटीज पर लागू नहीं होता, ये आपको याद रखना है। क्रिमिनल लॉ के अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, बट सिविल लॉ के अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये प्रोसीजर में हो तो अलाउ है, बट सब्सटेंशियली हो तो अलाउड नहीं है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियली चेंजेस करने का मतलब है सजा बढ़ा देना, बट प्रोसीजर में चेंज करने का मतलब है जस्ट द प्रोसीजर हैज बीन चेंज्ड। एक पर्टिकुलर तरह से कोर्ट का प्रोसीजर चलता था, उसको अब बदल दिया गया। ऑल दोज थिंग्स आर अलाउड retrospectively, but the substantial nature of the law is not allowed retrospectively. That simply means nobody's punishment can be increased in the back date. जिस दिन आपने ऑफेंस करा है उस दिन उस ऑफेंस की जो सजा थी उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। यह प्रोटेक्शन दिया गया है संविधान ने सारे लोगों को, एंड दिस particular protection is extended to all. It is not only limited to the citizens of the country, but also to the aliens. Now, this do come under the category of fundamental right, right to freedom. Right to freedom की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से राइट हैं? आर्टिकल 19 is there, आर्टिकल 20 is there, आर्टिकल 21 is there, and आर्टिकल 22 is there. All of them relates to bodily integrity of a person. All of these relates to the fundamental liberty of a person's body. Now, it is applied to citizens and non-citizens. A person cannot be convicted for an act that was not an offense at the time it was done. Same बात दोस्त, अगर 1954 में आपने कोई एक्ट किया है और 1954 में कोई भी लॉ उस एक्ट को क्राइम नहीं बोलता है तो आपको कोई सजा नहीं होगी। अगर 2 साल बाद कोई लॉ ऐसा आ जाता है जो उस एक्ट को क्राइम बोलने लगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपको बैक डेट में जाकर सजा दे दी जाएगी। जस्ट बिकॉज यू हैव कमिटेड दैट एक्ट 2 years बैक और 2 सालों बाद वही एक्ट को क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया तो बैक डेट में आपको सजा नहीं हो सकती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट post facto law and the protection which is given from such kind of acts? The purpose is manifold. आप ध्यान से देखिए, it ensures fairness in law. भाई fairness तो होनी चाहिए ना। The procedure, the substance, everything has to be just, everything has to be fair, everything has to be non-arbitrary. स्टेट की आर्बिटरीनेस की वजह से अगर आपकी लिबर्टी छिन जाए, दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं पर देखिए आप, इट प्रिवेंट्स द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स, इट फोकसेस ऑन एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ। भाई लॉ बुक जो है
संविधान जो है वो क्या बोलता है? संविधान बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ या कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर एक्ट will be declared as null and void by the courts. That is what is rule of law. Now, it protects the rights and the liberty. Fundamental right की category में है fundamental right of freedom. It protects you so that the state cannot give you any kind of punishment in the back date for any activity which you have done. And at that time it was not considered as a crime, shall not be considered as a crime in future as well. I hope you are getting this. So thank you very much for joining me. Have a nice day. Jai Hind.